आपने जब हाँ डिसाइड किया एमएस करना है मुझे जर्मनी में, जब डेस्टिनेशन फाइनल किया, तो वो तैयारी जो की थी आपने, उसके बारे में बताइए। मतलब एक तो आपने बता ही दिया कि लैंग्वेज है, सीखना, और सीख के यहाँ से सीख के जाना, इंडिया से सीख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई हम्म वेबसाइट्स पे ये भी मेंशन किया हुआ है जरूर उन्होंने कि वहाँ पे लड़के लैंग्वेज सीखना आपको शायद बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ यस सकता है। तो यहाँ से सीख के जाना B1 लेवल, एटलीस्ट B1 लेवल यू नीड टू क्लियर इट, राइट? तो B1 यस लेवल तक जर्मन सीख के, ये तो दैट इज वन थिंग। और क्या क्या आपने तैयारी की वहां जाने के लिए? मैं यही बोलूँगा कि इनिशियली अगर आप एप्लीकेशन फेज में हो, अगर आप एक्टिवली एप्लीकेशंस कर रहे हो कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए, तो मैंने मेरे तरफ से तैयारी ये थी कि सबसे पहले तो मैंने जितने भी एक dat.de करके वेबसाइट है, उस पे मैंने जाके विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेबसाइट फ्रॉम द जर्मन गवर्नमेंट इटसेल्फ, कि वो यहाँ के जर्मन लोग ही है, वो उन्होंने अवेलेबल किया है, जिन्होंने सब सारे यूनिवर्सिटीज और उनके कोर्सेज के बारे में जानकारी दी हुई है उस वेबसाइट पे। तो मैंने उस वेबसाइट को रेफर करके मैंने खुद की एक एक्सेल फाइल बनाई। मैंने उसमें अपनी सारे कॉलेजेस के लिस्ट बनाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो मतलब पूरी रिक्वायरमेंट्स निकाली उसकी। उसके बाद मैंने फोकस किया अपनी प्रायोरिटीज पे कि कौन से एप्लीकेशन तो इन सारे कॉलेज में करना है, पर इसमें से अगर मुझे कोई एप्लीकेशंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो उसमें से मेरी प्रायोरिटीज क्या क्या होगी वो मैंने सेट की। एंड फिर जैसे कि कोई कोई रिक्वायरमेंट्स थे कि IELTS कोर्स की 6.5 6 या 7.5 की रिक्वायरमेंट्स थी, तो उस हिसाब से फिर मैंने मेरे IELTS के एग्जाम्स प्रिपरेशन चालू की, एग्जाम डेट ली, एग्जाम मैंने दी, और फिर जैसे मेरा स्कोर था उस हिसाब से मैंने फिर एप्लीकेशन चालू की। तो उस दौरान ही मैंने मेरा A1 की एग्ज़ाम भी पूरी की, एंड उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशन की। एंड फॉर्चुनेटली मेरा मुझे जर्मनी से 3 एडमिट्स आए थे। एंड उसके बाद मैंने उसमें जैसे मैंने बोला कि मैंने मेरी प्रायोरिटीज सेट की थी, तो मेरा प्रायोरिटीज में सबसे पहले मेरा अभी जो यूनिवर्सिटी था उस वो हॉक्सले फूटवांगन यूनिवर्सिटी है। तो उसमें उसके लिए मैंने मेरा पॉजिटिव रिप्लाई भेजा कि यस आई एक्सेप्ट योर योर ये जो मुझे एडमिशन दी थी वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद मुझे फरवरी में मैंने अप्लाई किया था, फरवरी एंड तक मुझे मेरा रिस्पॉन्स आ गया था। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ 5 से 6 महीने थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो कि नॉर्मली लोगों को मिलते नहीं होते हैं, बट मैं खुद को फॉर्चुनेट समझूंगा कि मुझे वो टाइम मिला। एंड उसके बाद मैंने एप्लीकेशन ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप मेनली पेपर वर्क आपको ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर रखना पड़ता है। और क्योंकि सारा खेल पेपर वर्क का है यहाँ पे, और आपका इंटरव्यू देने की तरीका, तो अगर आपको जर्मन आती है तो आप वो बता सकते हो इंटरव्यू के टाइम कि आप जर्मन सीख रहे हो, और आगे जाके जर्मनी में भी आप जर्मन सीखना पसंद करो क्योंकि वो उनको अच्छा लगे। तो ये सारा प्रोसेस वीज़ा का होने के बाद, आपका वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद जनरली इट टेक्स अबाउट 21 डेज, 21 डेज के बाद आपका रिप्लाई आ जाता है। मेरे केस में मेरा वीज़ा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था, पर मेरे पेपर बहुत अच्छे थे, तो और मेरा वीज़ा 13 डेज में आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, मतलब कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। एंड मेरे पास वीज़ा कुछ 4 महीने पहले ही आ गया था, और मैं फिर आराम से मेरे कोर्स के प्रिपरेशंस, प्री रिक्विजिट्स मैंने सब लिखना चालू कर दिए। विजिट्स इन द सेंस बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे कि मैटलैब होता है आपका, कुछ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो क्योंकि मैं 1 साल के लिए काम कर रहा था ऑफिस में, तो इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा ब्रश अप कर ले, और उसकी वजह से मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखने चालू किए, छोटे छोटे कोर्सेज किए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देखना चालू किए, यूट्यूब की हेल्प ली, थोड़े ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प ली। एंड उसके बाद सब होने के बाद
थोड़े फ्रेंड्स हम लोग जो कि हम एक साथ जो जिस कोर्स के लिए जा रहे थे, हमने एक ही साथ हमारा एयर टिकट बुक किया एक ही दिन में, और फिर वहाँ का एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक जाने तक जो हमें ट्रेन बुक्स करनी थी उसके टिकट्स बुक किए एक साथ। एंड हम सब एक साथ जब मिले जर्मनी में, तो सब एक नया एनवायरनमेंट था, एक नया मतलब एक कल्चरल डिफरेंस, एक कल्चरल शॉक जैसा थोड़ा सा लग रहा था। एंड फैमिली से इतने दूर कभी गया नहीं था, सारे लोग, सारे फ्रेंड्स जस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स थे सारे, विथ नो एक्सपीरियंस। उनमें से मैं ही था जिससे 2 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया से। तो दे वर लुकिंग अप टू मी, बट मैं खुद ही डरा हुआ था कि ये इतना ज्यादा कल्चरल डिफरेंस देख के, कल्चरल शॉक देख के। सो इनिशियली मैं एक फ्रेंड के घर पे गया था जो कि फ्रैंकफर्ट में रहता था, जो कि मेरे ही बैचलर यूनिवर्सिटी से था। तो वो वहाँ पे पहले से ही था, तो उसने मुझे इनिशियली एयरपोर्ट के नज़दीक रहता था, तो मैं और मेरा फ्रेंड एक उसके घर पे रहने के लिए गए थे एक रात के लिए। एंड नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन था हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने एक रात बिताई वहाँ पे, उसके हॉस्टल्स देखे जो जहाँ वो रह रहा था फ्रैंकफर्ट में। अलग ही माहौल था एकदम, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि हम मूवीज में भी देखते हैं, बैचलर लाइफ एक होती है, स्टूडेंट बैचलर लाइफ होती है वो। और मुझे वो इतना ज्यादा अच्छा लगा वो सब देख के कि एवरीवन इज वन फॉर हिमसेल्फ, ऐसा था वो, कि सब अपने अपनी लाइफ जी रहे हैं। खुद का एक रूम होता है, शेयरिंग किचन होता है, शेयरिंग वॉशरूम्स होते हैं, स्पेसिफिक 2 to 3 शेयर वॉशरूम्स। किचन बहुत बड़ा था वहाँ पे, और सारा कुछ क्लीन था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऐसे नहीं था कि स्टूडेंट हॉस्टल है तो बहुत गंदा होगा, सारा कुछ क्लीन था। एवरीवन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन क्लीनलीनेस। वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एंड फ्रैंकफर्ट में मैं पहले दिन थोड़ा घूमा, देखा फ्रैंकफर्ट। इनिशियली जाके फिर टेलीफोनिक कनेक्शन, मतलब सिम कार्ड खरीदना पहले दिन हुआ। प्रीपेड कनेक्शन मैंने लिया। सबसे पहला कॉल लगाया मैंने अपने मॉम डैड को, वीडियो कॉल, फ्रैंकफर्ट दिखाने के लिए कि कैसा शहर है ये दिन में। क्योंकि मैं जब पहले फ्रैंकफर्ट में लैंड हुआ था तब रात हो चुकी थी, और फ्रैंकफर्ट के अंडरग्राउंड टनल से डायरेक्ट ट्रेन से मैं उसके हॉस्टल पे पहुंचा था, तो कुछ बाहर देखने ही नहीं मिला था, डायरेक्ट घर पे पहुंचा था। और उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह जब बाहर निकला देखा तो इट वाज मेस्मराइजिंग, कुछ अलग ही लगा। मतलब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री या सिटी देख के, प्लस इंक्लूडिंग सम लाइक इतनी सारी ग्रीनरी देख के, वो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि you have both the things, technology as well as the environment blossoming with it. So वो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। एंड यस, मैंने सबसे पहले अपने मॉम डैड को कॉल लगाया, वीडियो कॉल, उन्हें बताया कि मैं पहुंच गया हूँ सही सलामत और फ्रेंड के घर पे हूँ अभी, और अभी थोड़ा सा सैर करने के लिए निकला हूँ। और जब मैं पहुंचा तो इट वाज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ विंटर। मेरे पास अच्छी जैकेट नहीं थी, मैंने इंडिया से नॉर्मल अपना जो रेनकोट जिसे हम कहते हैं वो लेके गया था मैं। तो मैंने सोचा कि एक सिम कार्ड हो गया इनिशियली, उसके बाद हम जैकेट ले लेते हैं। तो एक स्टोर में गया वहाँ पे जहाँ पे जैकेट्स की भरमार थी, मतलब क्या खरीदे क्या नहीं, ऐसा हो गया था वहाँ पे शॉपिंग के लिए। तो इनिशियली मैंने एक अच्छी क्वालिटी की जैकेट खरीदी जिसे मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ 3 साल बाद, जो मैंने पहले दिन पे आके खरीदी थी और जो अभी भी मेरे साथ है। तो मैं वो जैकेट खरीदी, बाहर आया, बहुत अच्छा फील हो रहा था, फीलिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ जर्मनी में आके पढ़ने की, इनिशियली तो ऐसा लगा नहीं कि मैं पढ़ने आया हूँ, मैं घूमने आया हूँ ऐसा लग रहा था। पर वो मुझे लगता है कि वो सबको करना चाहिए, कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें साइड में रख के एक थोड़ा वो मेमोरीज भी कैप्चर करनी चाहिए घूमने की, एक थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस आना चाहिए सबको। तो वो मुझे भी आ रहा था तब, एंड आई रियली एंजॉयड इट, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस आउटसाइड इंडिया। एंड उसके बाद दूसरे दिन जब हम सब वापस मिले, कुछ दोस्त होटल में रह रहे थे, कुछ दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे थे। तो दूसरे दिन जब आप मिले एक साथ, वापस से एयरपोर्ट पहुंचे जहाँ पे हमें आईसीई ट्रेन लेनी थी, विच इज कॉल्ड इंटरसिटी एक्सप्रेस।
जो कि बहुत ही फास्ट चलती है, अराउंड 200 to 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन चलती है। एंड यस, हमारा मेन एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि हमारे बैग्स, बिकॉज हम लोग सब इंडिया से आए थे, तो 3 ट्रॉली बैग्स सबके थे, 6 लोग थे हम, 18 लगेज बैग्स थे, तो ऐसे लग रहा था कि पूरा गाँव ही लेके आए। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, सब हमें देख रहे थे, इतने सारे बैग्स। तो ट्रेन में इनिशियली पता नहीं था कि आईसी ट्रेन में फर्स्ट क्लास भी होता है, सेकंड क्लास भी होता है, तो गलती से हम फर्स्ट क्लास में चढ़ गए थे। तो फर्स्ट क्लास में चढ़ने के बाद उन्होंने जो यहाँ का टीसी होता है, वो आए हमारे पास, बोले कि ये फर्स्ट क्लास है, आपके पास सेकंड क्लास का टिकट है। पर तब तक ट्रेन शुरू हो गई थी, और यहाँ की ट्रेन आईसी ऐसी होती कि जो जैसे हमारी यहाँ की मुंबई की फास्ट लोकल होती है, जो कोई कोई स्टॉप पे रुकती है, वैसे ये भी ट्रेन कोई कोई स्टॉप पे रुकती है। और उसके वजह से हमने फिर आगे उसने बहुत ही अच्छा था वो टीसी, उसने बोला ठीक है आप यहीं पे खड़े रहो, अंदर मत जाओ, और नेक्स्ट स्टेशन जब आपका आएगा तो आप उतर जाना। तो हमने बोला चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जितना भी जर्मन आती थी उतने जर्मन में उससे शुक्रिया कहा, और फिर जर्नी हमने आगे बढ़ाई। नेक्स्ट स्टेशन पे उतरे, ट्रेन चेंज की, वो भी बहुत ही मार्जिनल टाइम रहता था, 2 मिनट 3 मिनट, तो फटाफट बैग उतारो, दूसरी ट्रेन में जाओ, वहां पे दूसरी ट्रेन पकड़ो। सो हमारा कुछ 2 से 3 कनेक्शंस थे। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक लड़का ऐसा था जिसका भाई पहले से यहाँ पे पढ़ता था सेम यूनिवर्सिटी में, तो वो आया हमें नजदीक के ट्रेन स्टेशन पे लेने के लिए। तो जिस टाउन में मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे ट्रेन स्टेशन नहीं है, तो उसके में हम लोग ने एक बस कनेक्शन लिया। एंड हम लोग जब बस कनेक्शन से मेरे टाउन में जा रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं ब्लैक फॉरेस्ट में पढ़ रहा हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट एक बहुत ही सुंदर सिटी, टाउन, विलेज टाइप है। मैं बोल सकता हूँ कि जर्मनी की कुल्लू मनाली जैसी है ये मेरी यूनिवर्सिटी, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और बीच में यूनिवर्सिटी है। और मैंने ये भी सुना है कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, इज द ओनली यूनिवर्सिटी एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, तो जर्मनी की। तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो बहुत कम टेम्परेचर था, तो कुछ फ्रेंड्स आए सीनियर्स लेने के लिए, हमें पिकअप करने के लिए, जो कि यहाँ का एक ट्रेडिशन है। सीनियर्स आते हैं पिकअप करने के लिए, आपको आपके रूम तक लेके जाते हैं, रूम कीज आपको देते हैं, हैंड ओवर करते हैं। वो भी एक तरीके का एक अच्छा कल्चरल हेल्प है यहाँ के लोगों की, कि जो सीनियर्स होते हैं, जो कमिटी होती है, वो सारे स्टूडेंट्स को वेलकम करती है, अपने रूम तक सही सलामत पहुंचाती है, एंड फिर दूसरे तीसरे दिन से जो नॉर्मल प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस था, वो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ आता है या फिर यूएस या जर्मनी जाता है जहाँ भी स्टडीज करने के लिए, वो ये जो मैंने जैसे जिस तरीके से आपको स्टोरी सुनाई, वो हर एक के दिमाग में या फिर हर एक के मेमोरीज में वो छप गई है। वो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग मेमोरी वो, क्योंकि ये मेमोरीज ही ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और मतलब जो भी आ चुका है यहाँ पे, वो जरूर ये मेमोरी को चेरिश करते रहेगा, रिफ्रेश करते रहेगा किसी ना किसी को। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ ये स्टोरी, वैसे ही मैं हर वक्त किसी ना किसी को ये बताते रहता हूँ जरूर। और मुझे अच्छा भी लगता है मेरी ये एक्सपीरियंस बताने को, कि शेयर करने के लिए। एंड आई फील दैट कि ये मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लोग मोटिवेट जरूर होते रहेंगे कि आगे जाके पढ़ाई करें ऐसे बाहर कंट्रीज में, इंटरनेशनल जाके, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस है जो सबको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मोली, सुन के बहुत बड़ा अच्छा लगा कि सीनियर्स आते हैं रिसीव करने के लिए और दे हैंड ओवर कीज टू यू, दे टेक यू टू द रूम एंड दे हैंड ओवर कीज टू यू। तो हम यहाँ पे एक इंडिया में यहाँ पे एक रिवाज है, जब नए स्टूडेंट आने को होते हैं तो सीनियर्स, नो, व्हेन यू टेक एडमिशन द वेरी फर्स्ट ईयर, आप एक एंटी रैगिंग एफिडेविट भर के देते हैं। It is mandatory by rule in India that every student whoever takes admission in professional colleges have to fill that anti-ragging affidavit. तो ऐसी कुछ सिस्टम है वहाँ पे एंटी रैगिंग का सामना करना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब वो कल्चर ही नहीं यहाँ पे रैगिंग का, या फिर एंटी रैग, मतलब वो चीज आती ही नहीं है। मतलब वो ऐसे होता है ना कि कभी कभी कुछ सवाल ही ऐसे हो जाते हैं जो जवाब देने से पहले गलत लग जाते हैं। तो वैसा यहाँ पे, इसलिए उन चीजों को वो लोग हैंडल ही नहीं करते, क्योंकि वो चीजें यहाँ पे होती ही नहीं।
रैगिंग और एंटी रैगिंग जैसी कोई चीजें होती नहीं। Obviously, and being an international student, you cannot involve in such activities. That's true. यस, That's great. That's रादर great. रादर इट्स द अदर वे राउंड, कि हमें यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसे मेंटरशिप कहा जाता है। तो यहाँ पे एवरी जर्मन स्टूडेंट इज गिवन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू मेंटर। सो हर जर्मन स्टूडेंट जो होता है वो किसी ना किसी का मेंटर होता है, और वो उस सेमेस्टर के लिए अगर मुझे कोई सवाल है तो मैं मेरे मेंटर को पूछूंगा कि जर्मनी के बारे में या फिर यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ पे कुछ भी सवाल हो तो अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम जो भी सवाल हो पर्सनल या कुछ हो, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, कहीं जाना है या कहीं किसी जर्मन बैंक में जाके मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो वो सारे मेंटर हेल्प करते हैं। तो वो एक यहाँ का कल्चर है कि सारी यूनिवर्सिटीज में है कि आपको जब आप आते हो तो आपको एक जर्मन मेंटर अलॉट किया जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद एक वेलकम पार्टी होती है जो कि ऑर्गेनाइज होती है स्टूडेंट कमिटी की तरफ से, जो कि नए फ्रेशर्स आते हैं उनको उनका एक गेट टुगेदर करना एक तरीके से, और सबके साथ घुल मिल जाना, इसलिए सब पार्टी। कितने कंट्रीज से लोग हैं आपका जो कोर्स था, कितने सारे कंट्रीज से लोग थे इंटरनेशनल? मेरे कंट्रीज, मेरा जो कोर्स था वहाँ पे मैक्सिमम लोग इंडिया से थे। अराउंड 11 to 12 लोग इंडिया से थे, 4 से 5 पाकिस्तान से थे, कुछ लोग, एक फ्रेंड जॉर्डन से था, एक फ्रेंड मतलब आई थिंक ब्राजील से थे, कुछ फ्रेंड्स चाइना से थे, बहुत सारे, मतलब अफगानिस्तान से थे कुछ यस, आई थिंक फिलहाल तो इतने ही मुझे याद आ रहा है, बट यस डेफिनेटली कि बहुत सारे कंट्रीज के लोग आते हैं कोर्सेज में। जर्मनी से क्या? ओके और क्या रेशियो रहता है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वो चीज रेशियो वाइज नहीं होती है कि टू मेंटेन सच स्टेबिलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग और बाय रूल, बट in your class or in other classes, for example. Unfortunately मेरे क्लास में ये भी लड़की अनफॉर्चुनेटली ये पहला क्लास था जो जिसमें एक भी फीमेल स्टूडेंट नहीं थी, और जिसके वजह से हमारे प्रोफेसर्स हमारा मजाक भी उड़ाते थे कि हर लेक्चर में आके बोलते थे कि वेलकम, जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है स्टूडेंट उन स्टूडेंट इन, तो स्टूडेंट और फिर वो मजाक उड़ाते थे कि ओह सॉरी देयर इज नो गर्ल इन द क्लास। तो वो हमें एक तरीके का यूजुअली क्या परसेंटेज रहता है गर्ल्स का जो इंडिया से वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाती है, और कितना क्या कुछ कंसर्न्स है लड़कियों के लिए खास करके अगर वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं? कंसर्न तो मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए, बट परसेंटेज के हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 70-30 का परसेंटेज रेशियो है, 70% बॉयज 30% गर्ल्स। एंड मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये एक रेशियो मेंटेन करना अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ पे आके यहाँ पे कोई वैसे डिफरेंस रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सब साथ में रहते हैं, सब साथ में पढ़ते हैं, काम करते हैं, सब साथ में होता है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रह जाता कि बिकॉज यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता कि गर्ल्स हॉस्टल अलग है बॉयज हॉस्टल अलग है, सब साथ में रहते हैं, तो उसमें कुछ वो डिफरेंस होता नहीं। हमने ये बात की कि वहाँ पे लिविंग कल्चर कैसे होता है, कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, मोस्टली शेयरिंग बेसिस, राइट? कैंपस में ये रहने का इंतजाम जो रहता है वो कैंपस में ही रहता है या कैंपस के बाहर रहता है? जो आपने शेयरिंग अपार्टमेंट्स की बात की, ये इंडिविजुअल ऑप्शन होता है। यहाँ पे उसे वेगे बोलते हैं, W और G, तो जो कि स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है या कि आप स्टूडेंट डॉर्म्स में भी रह सकते हो, या तो आप 2-4 लोग मिलके एक अपार्टमेंट भी रेंट पे ले सकते हो और एज अ शेयर अपार्टमेंट रह सकते हो। तो क्योंकि कभी कभी किसी स्टूडेंट को स्टूडेंट डॉर्म नहीं भी मिलता, तो यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल सेंटर होता है, तो आपको जाके इंटरनेशनल सेंटर में बात करनी है और वो फिर आपको हेल्प करेंगे रूम ढूंढने के लिए,
या तो आप खुद भी ढूंढ सकते हो रूम, जो कि यहाँ पे वो भी प्रोविजन है, वो एंड्रॉयड एप्स अवेलेबल है उसके लिए, वेगे गेजुक्ट करके, जिसपे आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है, और फिर वो आपको बुलाएंगे रूम देखने के लिए। एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, जिसमें हम हमारे फ्यूचर, वो हमें जान सके और हम हमारे फ्यूचर रूममेट्स को जान सके। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, जिनमें हम वो बुलाते हैं हमें, कॉफ़ी सर्व करते हैं, बातचीत करते हैं, रूम दिखाते हैं, पूरा घर दिखाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें रिस्पॉन्ड करें अभी या फिर थोड़े दिन बाद। तो वैसा है, तो वो एक अच्छा कल्चर है। मैंने यहाँ पे आने से पहले ही, जैसे मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड का भाई यहाँ पे पहले ही पढ़ता था, तो उसने हमारे लिए एक अपार्टमेंट देख के रखा था पहले ही। तो 6 रूम शेयरिंग अपार्टमेंट था, तो वो हम उसी में रहते थे। हमारे लिए पहले से ही अपार्टमेंट था, सिलेक्ट करके रख रख दिया था उसने, जो कि बहुत ही रेंट के हिसाब से बहुत चीप था हमारे लिए। हम अराउंड 180 टू 200 यूरोज रेंट भरते थे। तो ये जर्मनी के हिसाब से बहुत चीप है, क्योंकि अगर आप शहर में जाते हो, म्यूनिक जैसे शहर में, वहाँ पे स्टूडेंट डॉर्म्स के रेंट्स 500 से लेके 1500 तक होते हैं यूरोस। तो और हैम्बुर्ग जैसे शहर में भी रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, 500 से लेके 1000 यूरोस तक के रेंट्स होते हैं। क्योंकि मैं एक विलेज में पढ़ता था और एक टाउन में पढ़ता था, यहाँ के रेंट्स थोड़े चीप थे। जैसे मिनिमम रेंट वाज अराउंड 150 यूरोस, मैक्सिमम अराउंड 300 यूरोस, उससे ज़्यादा नहीं होता था रेंट यहाँ। दोस्तों, thank you for watching part 2 of studying in Germany. We were in conversation with Amol Jadhav, who has done his MS from Germany, and currently he is on the job visa looking for a job. So this was a part 2, and we'll be definitely coming in with the part 3 of this interesting conversation. So stay tuned. हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं दिनेश गिरव साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।